नमस्कार, मैं ऋषि अग्निहोत्री। आज हम मौजूद हैं श्रीचंद शर्मा जी के यहाँ, जो एमएलसी विधायक हैं। अगला सवाल सर, कि शिक्षा एमएलसी बनने के बाद आपने जो है सबसे पहला काम क्या किया और किस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाया? पहले तो आपको, आपके साथ जो आपके दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। शिक्षक एमएलसी बनने के बाद हमें जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया। प्रदेश संयोजक बनने के बाद हमारे सामने जो मुद्दे आए, चाहे वो तदर्थ शिक्षकों का विषय था, चाहे हमारे शिक्षा मित्रों का विषय था, चाहे हमारे विषय विशेषज्ञों का था, चाहे व्यावसायिक शिक्षकों का था या अनुदेशकों का था, उन सब के विषयों पर हमने काम किया और सरकार के और शिक्षकों के बीच में पुल का काम करते हुए उनकी मांगों को पूरी कराया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो तदर्थ शिक्षक सेवा से बाहर हो गए थे, उनको फिर से सेवा में व्यवस्था कराई उनकी, और उनको मानदेय की व्यवस्था करवाते, 25,000 30,000 रुपये की व्यवस्था करवाते उनको नियुक्ति का प्रावधान बनवाया। उसमें लंबा समय लगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण ही जो हमारे शिक्षा मित्र बाहर हो रहे थे, 2017 में हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने ही उनका मानदेय 3.5 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया था। लेकिन उसके बाद उनके शिक्षा मित्रों के जो कुछ नेता थे, उनके प्रयास ऐसे रहे जिन्होंने सरकार के और शिक्षा मित्रों के बीच में खाई बढ़ाने का काम किया, उनकी कठिनाइयां बढ़ाने का काम किया बजाय उनकी कठिनाइयां हल करने के। तो उसके कारण वो एक लंबे समय तक उनका मानदेय नहीं बढ़ पाया। लेकिन फिर 2024 में मैं बनारस में चुनाव में गया था माननीय मोदी जी के, तो वहाँ पर मुझे ये लोग मिले, तो मैंने कहा भाई आप लोग हमसे मिलते और सरकार के साथ मिलकर चलते, तो आपकी मांग तो सरकार को ही पूरी करनी है, आप आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप सारी समस्याओं को रखना शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनका विषय पहुँचाया, धीरे धीरे एक पुल का काम किया और इनकी समस्याओं को हल करने का तय किया। सुंदरम साहब हमारे विशेष सचिव थे, उनसे मिलकर हमने और बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर इनका स्थानांतरण की व्यवस्था कराई कि जिनकी नियुक्ति जहाँ जिस स्थान पर हुई थी वो उसी स्थान पर पुनः स्थानांतरित हो सके, क्योंकि जब वो कोर्ट के कारण सहायक अध्यापक पद से रिवर्ट हो गए लेकिन रह गए वहीं पर जहाँ पर वो तैनात हुए थे, तो उससे उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो इस शासन से हो चुके हैं। अब प्रत्येक जिले के बीएसए को ही उनकी व्यवस्था करनी है कि जो शिक्षक जिस जहाँ पर चयनित हुआ था उसी ग्राम सभा में या उसी न्याय पंचायत में जहाँ भी स्थान रिक्त होगा वहीं पर उसको जो है स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था बन गई है और माननीय योगी जी ने हमारे अनुदेश में बड़ी शालीनता से अपनी बात रखते थे, तो उनका भी मानदेय बढ़ाया और हमारे शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ाया। जिनको 10,000 रुपये मिलते थे उनको 18,000 रुपये कर दिया, जिनको 9,000 मिलते थे उनको 17,000 रुपये कर दिया। अनुदेशों का तो इनका मानदेय एक अच्छी खासी संख्या में बढ़ाने का काम किया है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारी सरकार ने दी है, माननीय योगी जी ने दी है, उस पर तो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारे चाहे वित्तविहीन के शिक्षक हों, चाहे हमारे एडिड कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, इन सबको, वित्तविहीन के शिक्षकों को भी, चाहे वो हायर एजुकेशन में, चाहे माध्यमिक शिक्षा में या बेसिक शिक्षा में, उन सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा देते हुए, और उसमें वो सब प्रावधान किए हैं कि जो आयुष्मान कार्ड में जो सुविधा मिलती हैं कि आयुष्मान कार्ड धारक, उस पर आश्रित उसका परिवार के लोग 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। वही सुविधा देते हुए माननीय योगी जी ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा हमारी सरकार ने दी है, जिसमें हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें और हमारे सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे वो वित्तविहीन के हैं, एडिड हैं, चाहे वो हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के शिक्षक हैं, चाहे वो अटल आवासीय योजना वाले उसमें हैं, सभी विद्यालयों के शिक्षकों को इस योजना का लाभ दिया है और वो आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा के तहत प्राप्त कर सकेंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि उन लोगों के लिए हमारी रही है। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में जो है आपकी सरकार अभी क्या अहम भूमिका निभा रही है कि शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, या किस तरीके से उस पर काम आगे सरकार कर रही है लगातार? देखिए, हमारी सरकार जब से बनी तब से, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, उनके स्तर को बढ़ाने के लिए जबरदस्त काम किया है। जो हमारे प्राइमरी के विद्यालय हैं उनके स्तर को सुधारने के लिए कायाकल्प योजना चलाकर माननीय योगी जी ने व्यवस्था बनाई कि उनके भवन ठीक हो जाए, वहाँ फर्नीचर ठीक हो जाए और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था वहाँ हो जाए और उनको स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था और प्रत्येक शिक्षक को टैब उपलब्ध कराया ताकि उसके माध्यम से वो पढ़ भी सके, पढ़ा भी सके बच्चों को। तो बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो ठीक कराने का काम किया, यूनिफॉर्म अच्छे ढंग से देनी शुरू की। दूसरा, बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1,200 रुपये जो ड्रेस के लिए नियत होते थे वो उनके खाते में भेजने शुरू किए, जिससे बच्चे के माता पिता अपने अनुसार अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीद सकें। तो वो सब व्यवस्थाएं करने का काम किया। मिड डे मील आदि ठीक से मिले, यूडाइस पोर्टल में बच्चों का डाटा रहे, तो बहुत सारी चीज़ें उनमें सुधार हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2012 में जब सपा की सरकार आई थी, उस समय प्राइमरी स्कूलों में 1,55,00,000 बच्चे पढ़ते थे,
लेकिन 2017 में जब अखिलेश बाबू विदा हुए हैं तो उस समय प्राइमरी स्कूलों में 1,35,00,000 बच्चे रह गए थे, यानी 20 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में घट गए थे। हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में, वह संख्या बढ़कर 1,35,00,000 से 1,95,00,000 पहुंच गई, यानी 60 लाख बच्चे हमारी सरकार के समय में बढ़े हैं प्राइमरी सेक्शन में, जिनको अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो रही है। शिक्षकों की भर्ती करने के लिए पहले भर्ती होती नहीं थी, जो भी भर्ती अखिलेश जी के समय में हुई वो कहीं ना किसी विवाद में फंस जाती थी और वो कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक 5.5 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ निष्पक्षतापूर्वक की, शुचितापूर्वक की, कोई अर्ची पर्ची खर्ची नहीं चली। जो योग्यता के आधार पर जो योग्यता रखते थे वही उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ। 1,65,000 से ज़्यादा बेसिक शिक्षकों की अब तक भर्ती हो चुकी है। 35,000 से ज़्यादा माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती हुई है, राजकीय शिक्षकों की भर्ती हुई है, प्रिंसिपल से इंटरव्यू होकर उनका सिलेक्शन किया गया है। तो यानी शिक्षकों के चयन में भी हमारी सरकार ने बड़ी पारदर्शिता पूर्वक ढंग से और बड़े अच्छे से शिक्षकों की भर्ती की है। इसके अलावा पुलिस की भर्ती हो या हर विभाग में जो भी वैकेंसियाँ थी उन सबको एकदम पारदर्शितापूर्ण ढंग से पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पहले मायावती जी के शासन में केवल 12 महाविद्यालय बने थे, सपा के शासन में तो बने ही, तो 52 से ज़्यादा महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय बनाने का काम किया और 258 राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो ये शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं और आगे भी प्रयास किया जा रहा है कि हमारे बच्चे तकनीकी शिक्षा से जुड़े। और आपने देखा होगा, अभी मैं आज भी स्कूल चलो अभियान में गया था, माननीय योगी जी ने इसका शुभारंभ बनारस से आज किया है और हम लोगों ने बच्चों को बुक्स दी हैं। उनका सिलेबस सत्र शुरू होने से पहले छपकर आ चुका है और उसका वितरण शुरू हो गया। बच्चों को किताबें बांटी हैं और बच्चों के एडमिशन हो और 6 से 14 साल तक का कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जिसका प्राइमरी में एडमिशन ना हो जाए। स्कूल चलो अभियान आज माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी दोनों के द्वारा शुरू किया गया है ताकि सब बच्चों को एजुकेशन मिल सके, उसका प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 अच्छा, विपक्ष का कहीं ना कहीं काफी आरोप लगाया जाता है। जैसे अखिलेश यादव जी ने अभी यहाँ पर एक रैली करी थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार जो युवा हैं उनको रोजगार मिल रहा है, चाहे यूपी पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे टीचर की वैकेंसी हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब तक हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर चुकी और उसमें ना किसी नेताजी की सिफारिश, ना किसी पैसे की सिफारिश, ना किसी तरह का घालमेल, कोई भाई भतीजावाद नहीं। जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनको सरकारी सेवाएं मिली हैं और हर क्षेत्र में वैकेंसियां ढूंढ कर उनको बच्चों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अखिलेश जी केवल मुलम्मा पहनाते थे। उनके समय में क्या होता था, चाचा की पर्ची अलग चलती थी, भतीजे की अलग चलती थी, उनके बाद में चाचाओं की पर्ची अलग चलती थी और वो क्या क्या करते थे वो कौन नहीं जानता। कितने कितने लाख रुपए लेकर वो तब पर्ची जारी करते थे और वो भी चंद 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, किसी जाति विशेष को पूरा नहीं लेते थे, उसको 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे केवल। तो यानी अनडिजर्वेबल व्यक्तियों को नौकरी देने का काम सपा करती थी। हमने डिजर्व करने वाले बच्चों को सेवा देने का काम किया है। रोजगार के मुद्दे पर हमारा कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, जैसे कि अभी देखा गया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए आपकी काफी अहम भूमिका रही है। इसमें आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हमारे शिक्षा मित्र संगठनों के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार के और शिक्षा मित्रों के बीच में कड़वाहट पैदा करने का काम करते थे और उनमें माहौल को बिगाड़ते रहना। उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व थे जो ये चाहते थे कि शिक्षा मित्रों की समस्या कभी हल ना हो ताकि शिक्षा मित्र और अनुदेशक उनके वर्कर बनकर काम करें। उन्हें मुफ्त के लोग मिल रहे थे जो केवल भावनाओं में बहकर उनके साथ काम कर रहे थे। वो उनकी समस्या हल कराना नहीं चाहते थे, उन्हें अपने पॉलिटिकल वर्कर बनाकर रखना चाहते थे। उस चुनौती को मैंने दूर करने के काम में मुझे जरूर पसीना आया और हमने ये प्रयास किया कि जो हमारे शिक्षा मित्र संगठन है उनके साथ भी तालमेल बनाया जाए और सरकार के बीच में जो भी दूरियां हैं वो घटाई जाए। वो करने के बाद इसका सुफल आया। माननीय योगी जी और हमारी पूरी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे महामंत्री संगठन, सब लोग चाहते थे कि इनकी समस्याएं हल हों, लेकिन यही होता था कि बार बार लगता था कि इनको करो, फिर विरोध में खड़े होते हैं, तो वो दिक्कत होती थी। उसको हमने विश्वास दिलाने का काम किया कि शिक्षा मित्र भी सरकार के साथ सहयोग करके आगे चलेंगे, तो अतः इनकी समस्या हमें दूर करनी चाहिए। और मैं फिर धन्यवाद देता हूँ माननीय योगी जी को कि उन्होंने उनका मानदेय बढ़ाया, उनकी स्थानांतरण पॉलिसी को स्वीकृत किया। हमारे सुंदरम साहब जो ACS थे, मुख्य सचिव थे बेसिक शिक्षा के, उनसे मिलकर हमने इनके स्थानांतरण की पॉलिसी बनवाई थी कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने थे और अन्य स्थानों पर उनको नियुक्ति मिली थी, वो वापस रिवर्ट अपने स्थान पर नहीं हो पाए थे, तो उनको वापस जहां उनकी नियुक्ति हुई थी वहीं पर भेजा जा सके, उस व्यवस्था को बनवाने का काम हम लोगों ने सरकार से मिलकर किया और वो उन्होंने किया। अभी स्थानांतरण के बारे में SIR चल रहा है। SIR की पॉलिसी के कारण अभी 10 तारीख तक ये स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। 10 तारीख के बाद जो हमारे BSA हैं उनको शासन द्वारा अधिकृत कर दिया गया है कि BSA अपने जिले के ही हैं सारे लोग,
तो जिले में जिस स्थान पर शिक्षा मित्र का चयन हुआ था उसी स्थान पर उनको नियुक्त कर दिया जाए, उनको स्थानांतरित कर दिया जाए, ये आदेश हो चुके हैं माननीय इसी। जैसा कि अभी अखिलेश यादव जी ने दादरी में एक रैली करी थी और उनका यहाँ पर कहना यह है कि जो जनता है वो उनके फेवर में है। अच्छा, इस विषय में आप क्या कहेंगे? उनकी रैली जो यहाँ पर हुई थी वो कितने % जो यहाँ की जनता को लुभाएगी या यहाँ पर वो अपना सिक्का जमा पाएंगे कि नहीं? यहाँ उनका कोई ढेला उठने वाला नहीं है। उन्होंने 125 विधानसभाओं से लोगों को एकत्रित कराया था और तब भी वो अपने ग्राउंड को पूरी तरह भर नहीं पाए। उनके यहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी रहीं और पूरी तरह अव्यवस्था रही। तो और दूसरे आप खुद देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर में उनका कोई ढेला नहीं उठा। यहाँ कोई उनका विधायक नहीं है, कोई जिला पंचायत में नहीं है, कोई उनके पास यहाँ न पद है न या उनका कद है। यहाँ उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज के युवा और जो है उनको शिक्षा और करियर में लेकर आप जो है आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों की एजुकेशन ठीक हो सके उसके लिए एक तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चे समय के साथ अपने आप को अपडेट करें। जो शिक्षा इस समय आवश्यक है उस शिक्षा की तरफ ध्यान दें। एजुकेशन बहुत आवश्यक है। बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु जैसा रहता है और विद्या प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति, कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद व्यक्ति दहाड़ता है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, बच्चे उस पर ध्यान दें। एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमने भी अपने क्षेत्र में 200 से ज़्यादा विद्यालयों में कमरे बनवाने का काम अपने विधायक जी से किया है और 577 से ज़्यादा सौर ऊर्जा की लाइटें विद्यालयों में लगवाई हैं। बच्चों को पीने का जल अच्छा उपलब्ध हो सके उसके लिए हमने 165 से ज़्यादा वाटर कूलर लगवाने का काम विद्यालयों में किया है। और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर उन्हें कठिनाई आती है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगवाना ऊपर उसमें हमने करीब 15 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें हमने सोलर एनर्जी प्लांट लगवाया है। तो ऐसे विद्यालयों का स्तर उठ सके इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने भी इस पर बड़ा काम किया है। जो अलंकार योजना के तहत जो विद्यालय होते हैं एडेड वाले, ये प्रबंधकीय होते हैं, उनका भवन प्रबंधकीय होता है, लेकिन तब भी शिक्षा का स्तर बढ़ सके इसलिए उसे सुधारने के लिए योगी जी ने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। 500 करोड़ रुपए पहले उन्होंने ये कहा कि हम लोग आधा पैसा हम दे देंगे, आधा प्रबंध कमेटी कर ले और विद्यालय का भवन नया बना लिया जाए। जो पुराने जर्जर भवन हो गए वो नए बना दिया जाए। बाद में लगा प्रबंध कमेटी आधा नहीं कर पा रही है, तो फिर ये कहा चलो 25% पैसा आप इकट्ठा कर लो, 75% हम दे देंगे। मान लो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बना तो 25 लाख आप व्यवस्था करो, 75 लाख सरकार दे देगी। और उस 25 में भी ये व्यवस्था बना दी कि आप वो 25 लाख भी चाहे तो सांसद निधि और विधायक निधि के प्रस्तावों के भी इकट्ठे कर लोगे तो वो भी आपके माने जाएंगे। तो इस तरह से उन विद्यालयों के स्तर को सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसके पीछे हेतु यही है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके और वो नकल विहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य भी है कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए तैयार हो सकें। तो सब चीज़ें बनाते हुए देखिए, समाज हमारा एजुकेटेड होगा तभी आने वाले कल में भारत को हम एक नंबर 1 भारत बना पाएंगे दुनिया में। तो वही प्रयास हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। तो मैं उसके लिए उनको दोनों को, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं वो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल उनका अंदर का डेवलप हो उस पर बहुत काम कर रही है। तो वो उस पर हमारी सरकार ने ध्यान देना शुरू किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल में हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य। जैसा कि आपने देखा, श्रीचंद शर्मा जी के कुछ ऐसे जवाब थे जो हमारे रोजगार और युवाओं के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से सरकार जो है उन पर किस तरीके से काम कर रही है, इन सब चीजों के बारे में बताया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे इसमें आप ये बताइए मुझे कमेंट करके कि इन चीजों से आप लोग कितना सहमत हैं और आगे और सरकार को क्या करना चाहिए। धन्यवाद।